ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को अपना हिंदी का बोर्ड्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। और हिंदी का पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके लिए आपको कोई गैप नहीं मिलता है। आज इंग्लिश हुआ, कल हिंदी रहता है, तो आपके पास शाम का वही 2-4 घंटा रहता है बस करने के लिए। ठीक है, तो हिंदी में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। और हिंदी इसलिए भी हार्ड है क्योंकि इसमें आंसर जो होते हैं वो बहुत सारे आंसर्स आप लोगों को खुद से रट्टा मार के वहाँ पे लिखना रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर थोड़ा बहुत टाइम हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो अटैच किया है जो लास्ट ईयर का था, और एक लिंक अटैच की है ड्राइव की, जिसमें आप लोगों को एक पीडीएफ मिलेगा 12-13 पेज का। उस पीडीएफ में वो सारे ग्रामर है और वो सारे परिभाषिक शब्दावली हैं और वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने समझाया है कि उस पीडीएफ का यूज़ कैसे करना है। बट इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा, तो इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ओके, तो वीडियो को एंड तक प्लीज देखना ताकि आप लोगों को पूरी हेल्प मिल जाए और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हिंदी में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन बहुत सारे लोगों को याद नहीं हो पाता है। तो बेसिकली हिंदी को क्योंकि आप शुरू से इग्नोर करके चलते हो तो आपको चैप्टर का तो नाम पता नहीं रहता है, चैप्टर का कवि कौन है उसका नाम तो पता रहता नहीं है, तो आप एप्रिसिएशन कहाँ से कर ले जाओगे। एप्रिसिएशन भी आपको नहीं याद होगा। तो अभी टाइम ये है कि आप लोग सारे एप्रिसिएशन जितने भी हैं सबको याद कर लो। जैसे मेरे टाइम पे भी मैंने एप्रिसिएशन थोड़ा लास्ट मोमेंट पे याद किया था क्योंकि हमें थोड़ा टाइम मिला था, वो मेरी गलती थी। बट उसके कारण हुआ ये कि मैं मेन एग्जाम में लाइन भूल गया पोयम की। ठीक है, जो पसंदीदा पंक्तियां होती है ना, तो मैंने उस पर्टिकुलर पोयम का जो एप्रिसिएशन था वो प्रॉपरली नहीं याद किया था, तो मैं उसकी फेवरेट लाइन्स भूल गया। ठीक है, तो मैंने कुछ लाइन उल्टी लिख के आ गए थे उसमें, बट उससे कुछ खासा फर्क पड़ा नहीं होगा क्योंकि बाकी सारी चीजें करेक्ट। तो एप्रिसिएशन में आपको ध्यान में रखना है, एक एक चीज अच्छे से आपको याद करनी है इसमें, चाहे वो पसंदीदा पंक्तियां हो, चाहे वो कवि का नाम हो, चाहे उसका संदेश हो, कुछ भी हो, एप्रिसिएशन आपको एकदम अच्छे से करना है इसमें। अच्छा, दूसरी चीज इसमें आती है व्याकरण। क्या आएगा व्याकरण? तो देखो आपका काल आता है, वही 10वीं का ही व्याकरण आता है। अब व्याकरण देखो मोस्टली तो 10th का होगा आपका काल वगैरह का, ठीक है, सेंटेंस सुधारने वाला, लेकिन व्याकरण और भी आएगा इसमें, रस वगैरह आएगा जिसकी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। तो बेसिकली उनमें जाके आप लोग उन एग्जाम्पल्स को याद कर लो जो कि उस रस के हैं, जैसे विभत्स रस हो गया, करुणा रस हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रस होते हैं, हर एक पोयम की लाइन का एक रस होता है। तो जो आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिया हुआ है ना हर एक रस का, उन्हीं में से कोई एक एग्जाम्पल सेम टू सेम बोर्ड्स में आएगा और बोलेगा इसका रस लिखो। ठीक है, तो उस पीडीएफ को अगर आप अच्छे से ग्रैस्प कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर परिभाषिक शब्दावली आती है जिसमें आप लोगों को इंग्लिश में वर्ड दिया रहेगा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो लिखना रहता है। ठीक है, जैसे स्पीड को गति बोलते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो टेक्स्ट बुक में लिस्ट है वो लिस्ट का मैंने कटआउट निकाला है और वो अटैच कर रखा है उस पीडीएफ में। तो उस पीडीएफ से आप लोगों को उस पूरी लिस्ट को याद करना है। और उसमें देखो 5 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 5। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे? 8 में से आपको करना कितना रहेगा? 4। ठीक है, तो जो 5 सेक्शन है ना, इनमें से आप अगर पहला सेक्शन छोड़ भी देते हो जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है, 5 में से कोई आप 3 सेक्शन भी अच्छे से याद करते हो, तो क्योंकि बोर्ड्स क्या करेगा, बोर्ड्स 5 सेक्शन में से कोई 4 सेक्शन पकड़ेगा, या तो 5 सेक्शन है ना, 1 2 3 4 5, हर एक सेक्शन से वो 2-2 क्वेश्चन उठा लेगा और इससे 1 क्वेश्चन उठा लेगा। तो ऐसे 8 क्वेश्चन वो बनाए। तो अगर तुमने पहला 2 सेक्शन छोड़ भी दिया तो भी यहाँ से तुम 4 वर्ड्स को याद कर ले जा रहे हो। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि जो आखिरी के सेक्शन है उनको प्रॉपरली याद करो और जो पहले 2 सेक्शन है उनको थोड़ा बहुत ऐसा रफली भी कर लोगे तो भी चलेगा। तो इसका प्रॉपर एनालिसिस उस वीडियो में मैंने किया है, इसके बाद देख लेना। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि उसको देख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसमें जो प्रश्न उत्तर आता है उसकी। ठीक है, प्रश्न उत्तर देखो आपको डिट्टो लिखना रहता है और कवि वगैरह के नाम जो पूछता है, ठीक है, कवि का नाम पूछेगा, कवि की फेमस किताबों के बारे में पूछेगा, प्रमुख कृतियों के बारे में पूछेगा आपको, कवि की, कवि के कौन से ऐसे कार्य हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित थे, कवि की उन किताबों के बारे में पूछेगा। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कवि का नाम देगा और इनका बोलेगा इनका असली नाम क्या था। ऐसा बहुत सारा चीज है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा। आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है। एक लिस्ट बनाओ, उसमें कवि का नाम लिखो, उस कवि के प्रमुख कार्य लिखो कि हाँ उसने ये बायोग्राफी लिखी थी, ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, या ये नॉवेल लिखा था, ये उपन्यास लिखा था, ये सारी चीजें लिखो उसमें। हर एक कवि का कोई 2 प्रमुख कृति याद रख, हर एक कवि का कोई 2 बुक का नाम याद रख। ठीक है, उससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। कवि का असली नाम उसका याद रखो। ठीक, आई थिंक उस वीडियो में मैंने आप लोगों को लिस्ट भी बनाकर दे दी थी, ये नहीं दी होगी तो बुरा मत मानना, खुद से बना लो ना, क्या दिक्कत है। तो ये सारी चीजें वो इंडेक्स से पूछता है, समझ रहे हो, मतलब आपको चैप्टर शुरू होने से पहले जो शुरू में इंट्रोडक्शन आता है वो भी पूछ लेता है, तो उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि इसमें ऑप्शन आता है तो थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फिर जो प्रश्न उत्तर आते हैं ना बड़े बड़े, मतलब 3-3 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के, ये तो आपको चैप्टर के बीच में से आते हैं। ठीक है, जैसे आदर्श बदला चैप्टर था तो उसके बीच में से आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो 100 मत टाइप क्वेश्चन तो आते ही है, लेकिन उसके अलावा जो बड़े आंसर्स आएंगे वो उसमें ऐसे ही आ जाएंगे भाई कि जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर आप उठा लो, चलो आदर्श बदला उठा लो, तो आदर्श बदला में आपसे पूरा कहानी का सार पूछ सकता है, या फिर उसमें आप लोगों को तानसेन का हराने वाला किस्सा आपको पूछ सकता है, कैसे हराया, ये सारी चीजों में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर का ध्यान रखना थोड़ा सा, आपको इसके लिए चैप्टर का आइडिया रहना चाहिए। तो अगर आपने प्रॉपरली लेक्चर्स को देख रखा है हर एक चैप्टर के, तो आप लोग प्रश्न उत्तर कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा एक
कनुप्रिया चैप्टर है, कनुप्रिया चैप्टर अलोन कैरीज 10 मार्क्स, से अकेले ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली कनुप्रिया चैप्टर का आपको लेक्चर अच्छे से करके रखना है और इसका जो समरी वगैरह है वो देख के रखना है। और हर एक चैप्टर का लेक्चर मैं रिकमेंड करूंगा। अब इतना टाइम तो बचा नहीं है कि आप लोग प्रॉपर लेक्चर्स को देख पाओ, तो आप लोग धीरे धीरे छोटे छोटे जो वीडियोस कहीं पर भी मिले, जैसे हमने भी कुछ हिंदी के वीडियोस पब्लिश किए हैं, कुछ नहीं भी किए हैं, तो जो भी आप लोगों को छोटे वीडियोस मिलते हैं हिंदी के, उनको आप लोग देख देख के जल्दी जल्दी चैप्टर्स को कंप्लीट करो, ताकि चैप्टर में क्या है एटलीस्ट आपको वो आइडिया लगे। ठीक है, एक बार आपका कंप्लीट होता है तो आप अपने टेक्स्ट बुक का इंडेक्स पेज खोलो और इंडेक्स पेज खोल के आप लोग उसमें देखो चैप्टर्स को देखने के बाद आपको याद आ रहा है क्या उस चैप्टर में क्या कहानी थी, कौन से कैरेक्टर्स थे, कौन क्या था, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो ही आप ये प्रश्न उत्तर वाला पार्ट टैकल कर पाओगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। और उसके बाद जो पोएम्स है, पोएम को अच्छे से करके रखो, उसमें लाइन वाइन का मतलब आपको पता रहना चाहिए। तो व्याकरण वगैरह उतना खतरनाक नहीं है, प्रश्न उत्तर वाला ही सेक्शन थोड़ा सा खतरनाक होता है। कवि का नाम वगैरह सब कुछ आपका रिजॉल्व हो जाएगा अगर आप वो लिस्ट बना लोगे। तो लिस्ट बनाओ, यहाँ पे लिखो कवि का नाम, अगर उनका कोई नकली नाम भी है, मतलब एक होता है बुलाने वाला नाम, तो कवि का अगर कोई और नाम भी है तो आप लोग दोनों नाम लिखो, ताकि आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछे इन कवि का असली नाम क्या था या इनका असली नाम क्या था तो आप लिख पाओ, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत ही ज्यादा हाई चांस है। और साथ ही में आपसे प्रमुख कृतियां पूछेगा तो कोई 2 प्रमुख कृतियां हर एक कवि की आप लिख के रखो, गारंटीड आना ही आना है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा तो कोई अगर भूल भी जाओगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने जो 13 पेजेस की पीडीएफ दी है उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसी पीडीएफ में से कहीं ना कहीं आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये उधर हो गया वो इधर हो गया, नहीं, एग्जैक्ट लाइन आएगी और आपसे पूछेगा इसका रस बताओ, एग्जैक्ट लाइन आएगी, पूछेगा कारक बताओ। ठीक है, काल वाले क्वेश्चन सब कहीं से भी आ सकते हैं, तो व्याकरण में जो काल वाला टॉपिक होता है उसको भी आप लोग एक बार लेक्चर देख लेना, ताकि आपको उसका आइडिया लग सके। बाकी कनुप्रिया का मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अच्छे से इसको ग्रेस्प करो। ठीक है, इसमें जितनी नॉलेज है, चैप्टर में जो कुछ बोला गया है, ईच एंड एवरी डिटेल सब कुछ याद रखो, क्योंकि इसमें जब बड़ा आंसर लिखने के लिए आएगा ना तो वहां पे आप फंसोगे। तो बड़ा आंसर आप लोग प्रॉपरली तभी आंसर कर पाओगे जब आपको उस चैप्टर का डीप नॉलेज रहेगा। देखो, किसी भी टॉपिक पर अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो जिस टॉपिक के बारे में तुम्हें पता रहेगा तुम उसी को डीप में बोल पाओगे। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं मोबाइल फोन के बारे में बोलो, तो मोबाइल फोन के बारे में तुम बोलते रह जाओगे, शायद मैं सुन ना पाऊंगा, इतना बोल ले जाओगे। लेकिन वहीं अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई तुम क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बोलो, तो तुम बोलोगे कंप्यूटर विच इज क्वांटम, बस फंस जाओगे। ठीक है, तो चैप्टर में जितनी ज्यादा तुम्हारी पकड़ रहेगी उतने ही बड़े बड़े तुम प्रश्न उत्तर लिख पाओगे। तो बाकी प्रश्न उत्तर का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज से पढ़ते बैठो, हाँ स्वाध्याय आप कर सकते हो, एक्सरसाइज आप कर सकते हो कि हाँ चलो रट्टा मार लिया इसका, ठीक है, ऐसा गलत नहीं है वो, लेकिन चांसेस कम रहते हैं उसके आने के। आ भी सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट कनुप्रिया का मैं बोलूंगा कि इसको अच्छे से आप लोग याद करके रखो, ताकि अच्छे से लिख के आओ आंसर। ठीक है, एक एक पेज के आंसर तो इसके लिख के ही आना। बाकी प्रश्न उत्तर की बात करें तो प्रश्न उत्तर आप एक पेज ट्राई करना लिखने का, आप 2/3 पेज लिख कर आना प्रश्न उत्तर को। और 2/3 पेज लिखने के लिए मतलब आप अगर आपने लेक्चर वगैरह देखे हैं, आपको चैप्टर के आइडिया है, तो उतना काफ़ी रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा ठोकने की भी ज़रूरत इसमें कुछ खासा होती नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें कर लो। बाकी आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दे रखी है उसको प्लीज़ देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिसके आपके 30 से ज़्यादा नंबर बूस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच।